राहुल गांधी विदेश में बैठकर ये सब कह रहे हैं, लेकिन इधर देश में कांग्रेस के अंदर का प्रियंका गुट क्या खेल करने लगा है, ये सोशल मीडिया पे चर्चा चल रही है। बहुत चर्चा आज हुई है। बांग्लादेश के हालात की आड़ में कांग्रेस के अंदर प्रियंका वाड्रा बनाम राहुल गांधी होने लगा है क्या? कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने यह कहकर नया तूफान खड़ा कर दिया कि प्रियंका वाड्रा को प्रधानमंत्री बना देना चाहिए, फिर प्रियंका वाड्रा बांग्लादेश का तगड़ा इलाज करेंगे। जब इमरान मसूद से पूछा गया कि प्रियंका वाड्रा पीएम बन जाएंगी तो राहुल गांधी का क्या होगा बॉस, तो टोन बदल गई, लेकिन बात जो कहनी थी उन्होंने धीरे धीरे टेबल पर रख दी। राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा जो हैं वो दो आंखें हैं, तो आपने ये क्यों नहीं कहा इमरान साहब कि राहुल गांधी को पीएम बना दीजिए, वो बांग्लादेश को जवाब दे देंगे? बड़ा धीरे से कह दिए कि प्रियंका वाड्रा को बना दीजिए पीएम, और राहुल जी भी तो वही हैं। यहां राहुल गांधी सालों से पीएम बनने का सपना देख रहे हैं, इधर उनके सांसद ने झटके में उनके सपने पर पानी फेर दिया। कमाल की बात यह है कि इमरान मसूद के इस बयान को डाउनप्ले करने के बजाय कांग्रेस के नेता उनके बयान को सही बता रहे हैं। प्रियंका वाड्रा के पति रॉबर्ट वाड्रा ने यहां तक दावा कर दिया कि सब यही चाहते हैं कि प्रियंका वाड्रा कमान संभालें। देखिए, हर बार जब भी कुछ गलत होता है देश विदेश में, सवाल कांग्रेस से पूछते हैं, तो इमरान मसूद जी ने बिल्कुल ठीक कहा, भाई सब सारे सवालों के जवाब जब हमें ही देने हैं तो बना दीजिए हमें प्रधानमंत्री, सरकार हम चला लेंगे, इनसे तो इनके बस की तो नहीं है। एक आदमी नहीं कह रहा है बॉस कि ना बनेंगे तो पीएम राहुल जी बनेंगे। कहानी पलट रही है क्या? सवाल खड़े हो रहे हैं। खैर, ये सब तो पॉलिटिक्स से चलती रहेगी। पाठशाला में अब अगला चैप्टर का वक्त हो गया है। नए साल पर सबसे बड़ी सेल, मुनीर शहबाज ने पाकिस्तान बेच डाला क्या? भिखारी पाकिस्तान का सबसे बड़ा फर्जीवाड़ा, अपना कचरा किसको बेचाया है मुनीर, आज आपको दिखाने जा रहा हूं। साल 2025 में पाकिस्तान की जितनी ठुकाई हुई वो पाकिस्तान भूल ना पाएगा। ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने पाकिस्तान को ऐसे जख्म दिए कि सदमे में आए मुनीर को ऊपर वाले अल्लाह की याद आ गई। वो कह रहा है कि उसे अल्लाह ने ऑपरेशन सिंदूर में बचाया था, लेकिन ऊपर वाले को याद करते करते मुनीर के पाकिस्तान का भारत ने यह हाल कर दिया कि अब वो ऊपर वाले के ही रहमो करम पर जिंदा है। और स्थिति यह हो गई इस दो कौड़ी के पाकिस्तान की कि वहां पर ईयर एंड सेल लगी हुई है। पूरा पाकिस्तान इस सेल में बिकने को तैयार बैठा है भाई। पाकिस्तान बिक रहा है और उधर मुनीर नया फर्जीवाड़ा करने में जुट गया है। जिन हथियारों को भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में ठोक कर कचरा बना दिया, मुनीर उसी कचरे को पाकिस्तान से बाहर बेचने में जुट गया है। यानी आप देखिए कि एक तरफ ईयर एंड सेल में पाकिस्तान की संस्थाएं बिक रही हैं, दूसरी तरफ मुनीर चाइनीज हथियार मुस्लिम देशों को बेच रहा है। उधर डोनाल्ड ट्रंप ने मुनीर को गाजा में बुरी तरह से फंसा दिया, इधर पाकिस्तान के आतंकी भी मुनीर को बेनकाब कर रहे हैं। भारत के हाथों हुई पिटाई पर आतंकियों ने मुनीर की ही क्लास लगा दी है। यानी नया साल शुरू होने से पहले पाकिस्तान बुरी तरह से फंस गया है। पाकिस्तान में तो लोग कह रहे हैं कि मुनीर तो पूरा पाकिस्तान बेचकर विदेश भाग जाएगा भाई। कोई कह रहा है कि मुनीर और शहबाज की जोड़ी ने पाकिस्तान को ट्रंप के पास गिरवी रख दिया है। पाकिस्तान में कौन सी सेल लगी है, कैसे पाकिस्तान बिक रहा है, मुनीर को कैसे आतंकी सुनाए दे रहे हैं, क्या क्या हो रहा है, मुनीर का नया फर्जीवाड़ा कौन सा सामने आ गया है, सब दिखाऊं उससे पहले एक ट्रेलर देखिए। नए साल की सबसे बड़ी सेल लगी हुई है पाकिस्तान में। मुनीर और शहबाज कैसे पूरा पाकिस्तान बेचने में जुटे हैं, उसकी शुरुआत आप देखिए कि पाकिस्तान की सरकारी एयरलाइंस PIA यानी पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की बिक्री के लिए बोलियां लगनी शुरू हो चुकी हैं। पाकिस्तान सरकार PIA की 75% हिस्सेदारी बेच रही है, जबकि 25% हिस्सा अपने पास रखेगी। बाद में सरकार इस हिस्से को भी बेच सकती है। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक PIA के लिए बोली लगाने का आज आखिरी दिन था। PIA को खरीदने के लिए 3 कंपनियों ने अपनी बोलियां बंद लिफाफों में जमा कर दी हैं। पाकिस्तान की सरकारी एयरलाइंस के लिए बोली लगाने वालों में लक्की सीमेंट के डीलरशिप वाला एक बिजनेस ग्रुप भी शामिल है। इसके अलावा आरिफ हबीब कॉरपोरेशन की लीडरशिप वाला ग्रुप है और प्राइवेट एयरलाइंस एयर ब्लू शामिल है। नीलामी की डेडलाइन से ठीक 2 दिन पहले मुनीर की सेना से जुड़ी फौजी फर्टिलाइजर, यह वहां की सेना की कंपनी है फौजी फर्टिलाइजर प्राइवेट लिमिटेड, इसने भी बोली लगाने का सोचा था, लेकिन लास्ट में अपना नाम वापस लिया।
इस्लामाबाद में हुई नीलामी में पीआईए को खरीदने पहुंची तीनों कंपनियों के प्रतिनिधियों ने एक एक करके अपनी बोली बंद लिफाफे में ट्रांसपेरेंट बॉक्स में डाल दी। यहां इंडिया में सब ऑनलाइन होता है, वहां आज भी लिफाफा ही चल रहा है। पाकिस्तान की एयरलाइन को बेचने की प्रक्रिया में मुनीर ने अपनी सेना की कंपनी को माल बनाने के लिए लगा दिया था, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाया। पाकिस्तान की सरकारी एयरलाइंस अकेली नहीं है जिसे बेचा जा रहा है। पाकिस्तान की 2 दर्जन से ज्यादा कंपनियां सेल पर है। ऐसे में यह समझना जरूरी है कि शहबाज और मुनीर को पाकिस्तान की सरकारी कंपनियों को बेचने के लिए यह सेल लगानी क्यों पड़ी है। दरअसल पाकिस्तान साल 1958 से अब तक आईएमएफ से 20 बार लोन ले चुका है। पाकिस्तान पर इस वक्त कुल कर्ज बढ़कर 25 लाख करोड़ रुपए के पार है। इस कर्ज की वजह से पाकिस्तान दिवालिया होने की कगार पे खड़ा है और अपने खर्चे चलाने के लिए वो आईएमएफ के सामने कटोरा लेके खड़ा हो जाता है हर बार। इस बार आईएमएफ ने बेल आउट पैकेज हासिल देने के लिए पाकिस्तान को नई टर्म्स एंड कंडीशंस पूरा करने के लिए कहा कि भीख देंगे, लेकिन पहले यह सब करना होगा। और उसके लिए पाकिस्तान अपने बंदरगाहों और एयरपोर्ट्स को पहले ही बेच चुका था, तो अब बेचे क्या। पिछले साल ही पाकिस्तान ने इस्लामाबाद एयरपोर्ट को ठेके पर देने का फैसला किया था। आईएमएफ की रेवेन्यू बढ़ाने, वित्तीय घाटा कम करने जैसी शर्तों को पूरा करने के लिए पाकिस्तान को 2024 से 2029 के बीच यानी 5 साल में 24 सरकारी कंपनियों को बेचना हो। सेल की इस लिस्ट में सरकारी बैंक, इंजीनियरिंग वर्कर्स से जुड़ी कंपनियां, वर्क से जुड़ी कंपनियां, बिजली सप्लाई कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी, थर्मल पावर प्लांट कंपनी और सरकारी होटल सब शामिल है। लेकिन भिखमंगे पाकिस्तान की हालत यह हो चुकी है कि एक सरकारी कंपनी को खरीदने के लिए भी मुश्किल से खरीदार मिल रहा है। कौन खरीदेगा भाई? मान लो बिजली कंपनी खरीद लोगे, बिजली बिल भर कौन रहा है वहां जो तुम पैसा लोगे उससे? तो यह तो पाकिस्तान की हालत हो गई है भाई कि भीख लेने के लिए भी उसको कुछ बेच के दिखाना पड़ रहा है कि भाई ये भीख मैं लौटा दूंगा। आप ये भी देखिए कि अपने ही देश में मुनीर और शहबाज को सरकारी कंपनियां खरीदने के लिए खरीदार नहीं मिल रहे। उस पर मुनीर अपना चाइनीज कबाड़ निपटाने के लिए अफ्रीकी देश लीबिया पहुंच गया। मुनीर को लगा होगा कि ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान की ठुकाई की खबर शायद लीबिया तक नहीं पहुंची होगी, क्योंकि वहां पहले ही उथल पुथल मची हुई है। इसलिए लीबिया के सेना प्रमुख से मुलाकात के दौरान मुनीर ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर लंबी दूरी वाली झूठ की मिसाइलें छोड़ दी और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान चीन के फुस साबित हुए हथियारों को लीबिया को टिकाने के लिए डील कर ली। सुनिए, ऑपरेशन सिंदूर में फुस साबित हो चुके चाइनीज हथियारों को बेचने के लिए मुनीर कैसे फिर सेल्समैन बन गया। फिर मुनीर के फर्जीवाड़े की डिटेल आपको बताऊंगा। अब यह भी देखिए कि पाकिस्तान के वो कौन से फुस हथियार हैं जो मुनीर मुस्लिम देश लीबिया को टिकाने की जुगाड़ में लगा और इसके लिए डील करने खुद लीबिया चला गया। भाई मुनीर ने लीबिया के सैन्य गुट LNA यानी लीबियन नेशनल आर्मी के साथ 35,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के हथियारों की डील कर ली। इस डील के तहत पाकिस्तान लीबिया को चीन की मदद से तैयार 16 JF-17 फाइटर जेट बेचेगा। पाकिस्तान 12 सुपर मोशाक ट्रेनर एयरक्राफ्ट देगा जिसका इस्तेमाल बेसिक पायलट ट्रेनिंग के लिए किया जाता है। इसके अलावा दूसरे सैन्य उपकरण जैसे बख्तरबंद गाड़ियां, गोला बारूद की डील भी फाइनल हुई। हालांकि झूठ की बुनियाद पर लीबिया के साथ हुई इस डील को पूरा करना मुनीर के लिए आसान नहीं रहने वाला, क्योंकि लीबिया पर साल 2011 से ही संयुक्त राष्ट्र का हथियार प्रतिबंध लगा हुआ है और मुनीर ने लीबिया के जिस सैन्य गुट के साथ डील की है उसे संयुक्त राष्ट्र मान्यता ही नहीं दे रहा है। आप यह भी देखिए कि मुनीर खुलेआम कितना बड़ा फर्जीवाड़ा कर रहा है। मुनीर को पता है कि उसके मेड इन चाइना JF-17 फाइटर जेट किसी चाइनीज खिलौने से ज्यादा नहीं है और ऑपरेशन सिंदूर में JF-17 जिस तरह फुस साबित हुआ उसे मुनीर देख चुका है और पाकिस्तान ही नहीं JF-17 की हकीकत दूसरे देश भी समझ चुके हैं। नवंबर 2022 में म्यांमार ने भी चीन से JF-17 फाइटर जेट्स खरीदे थे और उन्हें ग्राउंड कर दिया। म्यांमार एयरफोर्स ने चीन को बताया कि JF-17 में गंभीर तकनीकी खामियां मिली हैं। ये फाइटर जेट्स इंटरसेप्शन, ग्राउंड अटैक और बॉम्बिंग मिशन के लिए बनाए गए थे, लेकिन तकनीकी समस्याओं के कारण काम ही नहीं कर रहे थे। भाई चाइना का माल था, 10 दिन चल गया, वही बहुत था। इसके अलावा JF-17 में लगे रडार सिस्टम जरूरत पड़ने पर फिसड्डी साबित हुए। सबसे हैरान करने वाली कमी तो यह निकली कि JF-17 का एयरफ्रेम यानी ढांचा भी कमजोर है। उड़ान के बाद इसमें दरारें दिखाई दी। चीन ने JF-17 को ठीक करने के लिए इंजीनियर्स की एक टीम म्यांमार भेजी, लेकिन JF-17 को ठीक नहीं कर पाई ये इंजीनियर। इसके बाद चीन ने JF-17 की खराबी का ठीकरा म्यांमार एयरफोर्स पर फोड़ दिया कि तुम ही ठीक से नहीं उड़ाए होगे। ये है चाइना का माल। सबसे बड़ी बात यह है कि चीन की एयरफोर्स खुद भी JF-17 को कबाड़ मानती है, इसलिए उसने अपने बेड़े में शामिल नहीं किया है। भाई उसको पता है कि किसी काम का तो है नहीं। चीन ने अपने जिस कबाड़ को पाकिस्तान को सटाया, अब मुनीर उसे दूसरों को टिकाने में जुट गया है।
क्योंकि उसको पता है कि भारत जब फोड़ेगा तो ये सब काम तो आना नहीं है, कहीं से पैसा आ जाए। उनको तो पैसा दिखता है भाई कि कुछ भी कबाड़ बेच के भी पैसा ले लो। पाकिस्तान ने जो भी हथियार ऑपरेशन सिंदूर में इस्तेमाल किए थे, भारत ने सबको तबाह करके कबाड़ बनाया था। चाहे चाइनीज रहा हो, चाइनीज मिसाइल रही हो, टर्की के ड्रोन रहे हो। मुनीर भले ही अपना कबाड़ बेचने के लिए ऑपरेशन सिंदूर के हो लेकर अजब गजब बयान दे रहा हो, लेकिन मुनीर को अंदर तो पता है ना भाई कि ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने पाकिस्तान में घुसकर उसके एयरबेस और आतंकी अड्डे मिट्टी में मिलाए थे। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से मुनीर किस तरह खौफ में है, इसका सच न चाहते हुए भी मुनीर की जुबान पर आ ही जाता है। पिछले दिनों इस्लामाबाद में उलेमाओं की कॉन्फ्रेंस में मुनीर ने खुद माना कि ऑपरेशन सिंदूर में अल्लाह ने मदद न की होती तो न जाने पाकिस्तान का क्या हाल हो जाता। एक बार मुनीर को सुनिए, फिर आपको बताता हूं कि कैसे इस बयान से पाकिस्तान में उसकी छीछालेदर हो रही है। मुनीर उलेमाओं को खुश करने के लिए कह रहा है कि अल्लाह ने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान की मदद की, जिस पर पाकिस्तान की पब्लिक ने मुनीर को घेर लिया। पाकिस्तान की पब्लिक कह रही है कि 1965 से पाकिस्तान के लोगों को इसी तरह की कहानियां सुनाकर करारी हार पर तसल्ली दी जा रही है। वहीं पाकिस्तान के पत्रकार कह रहे हैं कि जिस तरह ऑपरेशन सिंदूर के बाद तालिबान पाकिस्तानी सेना को ठोक रहे हैं, तो अब खुदाई मदद क्यों नहीं मिल रही। मुनीर भले ही ऑपरेशन सिंदूर पर झूठ का प्रोपेगेंडा फैलाए, अपना चाइनीज कबाड़ किसी और को बेचाए, पैसा बनाए, लेकिन हाल के दिनों में पाकिस्तान में कराची के जिस लियारी पर बनी फिल्म धुरंधर ने पाकिस्तान का धुआं किया हुआ है, उसी लियारी के मौलाना फजलुर रहमान ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर मुनीर को कटघरे में खड़ा कर दिया। मौलाना ने मुनीर की हरकतों पर सवाल उठाते हुए कहा कि भारत ने अगर मुरीद के और बहावलपुर में घुसकर ठोका तो क्या गलत किया। खैर, मुनीर तो अपनी फर्जी ताकत की फर्जी कहानियां सुनाता रहेगा, लेकिन हम आपको पाठशाला में अब सनातन की ताकत दिखाने जा रहे हैं। कहीं करोड़ों का चढ़ावा, कहीं भगवान के दरबार में जिंदगी का सैलाब। गजब का सनातनी न्यू ईयर सेलिब्रेशन होगा क्या इस बार। हीरा, सोना, चांदी, राम लला की करोड़ों की नई मूर्ति देख पहुंची अयोध्या। आप भी देखकर हैरान रह जाएंगे। और किस मुस्लिम देश में 4500 साल पुराना हिंदू मंदिर मिला है, अब इसका चैप्टर। देश में सनातन के लिए गजब का क्रेज हर जगह दिखने लगा है। हिंदू एकजुट हो रहे हैं, देश का युवा भी अपने धर्म, अपनी संस्कृति से जुड़ रहा है। यह हाल के दिनों में दिखा है। आप तस्वीरें देखिए कि न्यू ईयर पर जितनी बुकिंग गोवा और हिल स्टेशन पर नहीं हो रही, उससे ज्यादा रजिस्ट्रेशन मंदिर में दर्शन करने वालों ने करा लिए। और हैरानी की बात यह है कि इसमें बड़ी संख्या में जेनजी है। यह वही युवा है जो फेस्टिव सीजन शुरू होते ही पार्टी प्लान कर लेता था, लेकिन वक्त कैसा बदला कि न्यू ईयर से पहले ही मंदिरों में भक्तों की भीड़ लगने लगी। ठंड, कोहरा, कोई फर्क नहीं पड़ता बॉस, मंदिरों के बाहर लाइन लगी हुई है। अयोध्या से काशी तक मंदिर फुल नजर आ रहे हैं। सनातन के प्रति लोगों की आस्था कितनी बढ़ती जा रही है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाइए कि मंदिरों पर चढ़ने वाला चढ़ावा रिकॉर्ड तोड़ दे रहा है। देश के प्रसिद्ध सावलिया जी सेठ का खजाना खुला तो लोगों की आंखें खुली की खुली रह गई। ये लोग क्या बैठ के गप थोड़ी मार रहे हैं, नोट गिन रहे हैं चढ़ावे का। एक महीने में इतना चढ़ावा आया है कि उसे गिनने के लिए लोगों को शिफ्ट में काम करना पड़ रहा है। 50 से ज्यादा लोग नोट गिनने के लिए लगाने पड़े हैं कि देखो जरा भगवान को कितना चढ़ावा आया। लोगों में भगवान के प्रति आस्था ही है कि चढ़ावा चढ़ाने में लोग पीछे नहीं हो रहे। अयोध्या के राम मंदिर में भी करोड़ों की मूर्ति आई है। हीरा, सोना, चांदी सब लगा है इसमें बॉस। राम लला की यह भव्य दिव्य मूर्ति किसी ने गुप्त दान की है। यह भी नहीं कि बता के गुप्त दान किया है भाई, इतना करोड़ों की मूर्ति को। सनातन से जुड़ने वाले इस चैप्टर में आज आपको बताऊंगा कि न्यू ईयर पर अयोध्या काशी में कितनी भीड़ होने वाली है। सावलिया जी सेठ के दरबार में कितना चढ़ावा आ गया कि नोट गिनने के लिए शिफ्ट में काम करना पड़ रहा। अयोध्या में रामलला की दूसरी मूर्ति कहां स्थापित होगी और कौन से मुस्लिम देश में 4500 साल पुराना सूर्य मंदिर मिला है और किस देश में 2700 साल पुराना देवी मंदिर मिला है। राजस्थान में चित्तौड़गढ़ के प्रसिद्ध कृष्णधाम मंदिर में लोगों की आस्था कैसे दिनों दिन बढ़ती जा रही है, उसकी तस्वीर से शुरुआत कर रहा हूं। यहां न सिर्फ भक्तों की भीड़ बढ़ी, चढ़ावा भी हर साल बढ़ता चला गया। और इस बार जब सावलिया जी सेठ मंदिर में भंडारा खोला गया तो मंदिर प्रशासन के होश उड़ गए। इतना कैश था चढ़ावे में कि इसे गिनने के लिए बड़े हॉल में व्यवस्था करनी पड़ी, जहां 50 से ज्यादा लोगों को नोट गिनने के काम में लगाया गया। ये सभी लोग 4 शिफ्ट में दिन रात नोट गिन रहे हैं। आप देख रहे हैं भाई, गड्डियों का अंबार लगा हुआ है, इतना चढ़ावा आया है। जैसे जैसे नोटों की काउंटिंग आगे बढ़ी, नोटों की गड्डियों का अंबार लगने लगा। सावलिया जी सेठ के भक्तों ने कैश के साथ सोना चांदी भी चढ़ाया। जब काउंटिंग पूरी हुई तो लोग हैरान रह गए। एक महीने में चढ़ावा चढ़ाने का रिकॉर्ड टूट गया। कृष्णधाम मंदिर में लोगों ने 29 करोड़ 32 लाख रुपया चढ़ाया है।
इसके अलावा 1 किलो 785 ग्राम सोना चढ़ाया, 100 किलो से ज्यादा चांदी चढ़ाई गई 1 महीने में। इसके अलावा मंदिर में भक्तों ने विदेशी मुद्रा और चेक भी चढ़ाए, जिसकी अभी गिनती की जा रही है। कृष्णधाम सांवलिया जी सेठ मंदिर की बहुत मान्यता है। इस मंदिर में हर वक्त भक्तों की लाइन लगी रहती है। लोगों में इतनी आस्था है कि यहां हर महीने करोड़ों रुपए का चढ़ावा चढ़ता ही चढ़ता है। यह मंदिर सांवलिया जी का प्राकट्य स्थल है। 300 साल पहले 3 मूर्तियां जमीन में गड़ी हुई मिली थी। तीनों का स्वरूप एक था, लेकिन आकार अलग अलग था। सबसे बड़ी 24 इंच की मूर्ति भादसोड़ा में स्थापित है। उससे छोटी 18 इंच की मूर्ति प्रकट्य स्थल बांगुड़ में स्थापित है, जबकि सबसे छोटी 16 इंच की मूर्ति मंडफिया में स्थापित है। इसमें से सबसे प्रसिद्ध मंडफिया के सांवलिया जी सेठ हैं। मान्यता है कि एक मूर्ति के सीने पर भृगु ऋषि के पैरों के निशान भी। कहा जाता है कि भृगु ऋषि भगवान विष्णु को सोता देख नाराज हो गए थे। उन्हें लगा कि विष्णु भगवान उन्हें देखकर सोने का बहाना कर रहे हैं। ऐसे में उन्होंने गुस्से में भगवान विष्णु के सीने पर पैर रख दिया था। भादसोड़ा में रखी प्रतिमा पर मौजूद चरणों के चिन्ह के दर्शन दिन में 1 बार होते हैं। 10 मिनट के दर्शन के बाद भगवान को कपड़े पहना दिए जाते हैं। सांवलिया जी सेठ मंदिर में चढ़ावा देखकर लोग हैरान हैं। तो वहीं अयोध्या के राम मंदिर में भगवान राम की एक और भव्य मूर्ति देखने के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ रही। जब राम मंदिर की स्थापना हुई तो रामलला की मूर्ति की सबसे ज्यादा चर्चा। अब वैसी ही एक और प्रतिमा मंदिर में आई है, और यह भगवान राम की ही प्रतिमा है। बताया जा रहा है कि भगवान राम की इस प्रतिमा को कर्नाटक से लाया गया है। 10 फीट ऊंची है, 8 फीट चौड़ी प्रतिमा को हीरे, मोती और सोने चांदी से सजाया गया। आप देखिए, भगवान राम की इस मूर्ति को स्पेशल वैन से लाया गया। कर्नाटक से अयोध्या तक लाने में 5 से 6 दिन लग गए। जब इसे उतारा गया तो क्रेन मंगवानी पड़ी। राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने बताया कि यह प्रतिमा किसने भेजी है, अभी इसका पता भी नहीं चल पाया। इस प्रतिमा को राम मंदिर में ही संत तुलसीदास मंदिर के पास अंगर टीला पर स्थापित किया जाएगा। मूर्ति की स्थापना से पहले इसका अनावरण किया जाएगा। अनावरण के बाद प्राण प्रतिष्ठा समारोह होगा, जिसमें देश भर के संतों और महंतों को बुलाया जाएगा। अयोध्या का हाल तो यह है कि नए साल से पहले ही राम मंदिर में भक्तों की जबरदस्त भीड़ पहुंच रही है। ठंड कोहरे का कोई असर नहीं, सुबह से लाइन लग जा रही है, जिसमें बड़ी संख्या में युवा दिख रहे हैं। पहले जो लोग न्यू ईयर की छुट्टी शुरू होते ही पहाड़ों की तरफ पार्टी मनाने निकल जाते थे, अब वही लोग, उनमें से कई लोग, सब तो नहीं लेकिन उनमें से कई लोग न्यू ईयर की शुरुआत मंदिरों में दर्शन करके कर रहे हैं। अयोध्या के हनुमानगढ़ी मंदिर में कितनी भीड़ हो रही है आप खुद देखिए बॉस। यह भीड़ तब है जब मौसम अचानक से बदल रहा है। ठंड बढ़ने के बाद बाजार तो जल्दी बंद हो रहे हैं, लेकिन मंदिरों में ज्यादा भीड़ पहुंच रही है। यही हाल काशी के विश्वनाथ मंदिर का भी है। अभी से काशी विश्वनाथ मंदिर में भक्तों की संख्या बढ़ने लगी है। कई लोग तो साल शुरू होने से पहले इसलिए दर्शन कर ले रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है कि नए साल पर यहां पैर रखने की जगह नहीं मिलने वाली है। अब आपको दिखाता हूं मुस्लिम देश में मिला वो मंदिर जो 450 साल पुराना है। पिरामिड के लिए पहचाना जाने वाला मिस्र सिर्फ मकबरों का देश नहीं है, बल्कि यहां भी कभी मंदिर हुआ करते थे, और ये वैसे ही मंदिर थे जैसे हिंदुस्तान में हुआ करते। आपको जानकर हैरानी होगी कि मिस्र में जो मंदिर मिला है वो सूर्य भगवान को समर्पित है। मिस्र की सभ्यता को विज्ञान और ब्रह्मांड को समझने वाली बेहद उन्नत संस्कृति माना जाता था। सोचिए, वो लोग भी आज से 4500 साल पहले सूर्य उपासना कर रहे थे। यह मंदिर कितना विशाल था इसका अंदाजा इसी बात से लगाइए कि यह मंदिर करीब 10,000 वर्ग फुट में फैला हुआ था। यहां पर सफेद चूना पत्थर की नक्काशी, ग्रेनाइट के स्तंभ, लंबे गलियारे और छत तक जाने वाली सीढ़ियां मिली। यहां पर राजाओं के नाम के साथ मोहरें भी मिली हैं। ये वो राजा थे जो न्यूसेरा के शासन से पहले शासन करते थे। पूरा मंदिर मिट्टी की ईंटों से बना था, लेकिन यहां 2 चूना पत्थर के स्तंभों के आधार और 1 चूना पत्थर की दहलीज मिली। ये यहां के मंदिर के प्रवेश द्वार का हिस्सा थे कहा जाता है। मंदिर के अंदर कई बर्तन भी मिले। अब इनकी जांच की जा रही है ताकि यह पता लगाया जा सके कि सूर्य मंदिर में किस चीज का चढ़ावा चढ़ता था। तो यह सनातन की नई ताकत है जिसमें लोग देश भर में चढ़ावा चढ़ा रहे हैं, भगवान के दर्शन के लिए जा रहे हैं, और ऐसी ऐसी खबरें भी आ रही हैं। पाठशाला में अगला चैप्टर, चॉकलेट, बेबी फूड, कोल्ड ड्रिंक, सबके एक्सपायरी डेट में घोटाला। क्या आप सारा सड़ा गला माल खा रहे हैं क्या? एक्सपायरी डेट देखकर अगर सामान खरीदते हैं तो सावधान हो जाइए। यह चैप्टर देख लीजिए, कहीं आप भी एक्सपायर्ड सामान तो नहीं खरीद रहे हैं। यह बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है। जब भी आप सामान खरीदने जाते हैं, कोई बेबी फूड खरीद रहे हैं, चॉकलेट, कोल्ड ड्रिंक, कुछ भी खरीद रहे हैं, तो एक्सपायरी डेट पीछे देखते हैं कि देखें एक्सपायरी है कि नहीं, कि कब बना था और कब तक इस्तेमाल हो सकता है इसका। लेकिन अब इसी एक्सपायरी डेट के साथ घोटाला हो रहा है। ऐसे ऐसे कांड किए जा रहे हैं जो लोगों की सेहत और जिंदगी के साथ खिलवाड़ है।
एक्सपायरी डेट वाले प्रोडक्ट को नया करके बेचा जा रहा है। दिल्ली पुलिस ने ऐसे ही एक गिरोह को पकड़ा है जो एक्सपायर्ड फूड प्रोडक्ट्स को, यानी जो सामान खराब हो गया उसमें नया लेवल चिपका के उसको नया बना के मार्केट में बेचता था। यह गिरोह एक्सपायरी प्रोडक्ट को मार्केट से उठाता, उसे नए प्रोडक्ट की तरफ बेचता। प्रोडक्ट का बारकोड, एक्सपायरी डेट सब बदल देते थे ये लोग। खाने पीने के सड़े गले सामान की डिलीवरी करते थे। बाजार, मॉल और ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से डिलीवरी होती थी। हजारों लीटर एक्सपायर्ड कोल्ड ड्रिंक बरामद हुई है। हजारों किलो बेबी फूड बरामद हुआ है। चॉकलेट, बिस्किट, ब्रांडेड केचप, चिप्स सब खराब हुआ मिला है। सोचिए कैसे लोग हैं बॉस, बेबी फूड तक के साथ ये कर रहे हैं। और आप तो क्या कीजिएगा, आप पीछे देखिएगा, हाँ अभी एक्सपायरी नहीं हुआ, इस्तेमाल कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस ने सदर बाजार इलाके के गोदाम में छापा मारा जहां एक्सपायरी प्रोडक्ट को नया बनाने का गोरख धंधा चल रहा था। पुलिस ने यहां से हजारों किलो एक्सपायर्ड प्रोडक्ट बरामद किया है, जिसमें वो प्रोडक्ट भी हैं जो बच्चे को बहुत पसंद आते हैं। इस गिरोह के बारे में आपको बताऊं उससे पहले एक वीडियो दिखाता हूं कि कैसे एक्सपायरी डेट को चेंज करके नई एक्सपायरी डेट लगाई जाती है। कोल्ड ड्रिंक की बोतल से एक्सपायरी डेट को केमिकल की मदद से मिटा देते थे ये लोग, फिर उस पर नई एक्सपायरी डेट प्रिंट कर देते थे, जिसके बाद ये पहचान पाना बहुत मुश्किल है कि प्रोडक्ट एक्सपायर हो गया है या नहीं। आप देखिए कैसे कैन में पीछे नया लगा दिए, पिछला वाला मिटा दिए और नया वाला लगा दिया। आप सोच रहे हो अरे अभी तो ठीक ही है। पुलिस की रेड में आरोपी ने खुद एक्सपायरी डेट चेंज करके दिखाई है। देखिए, खाने पीने के एक्सपायर्ड प्रोडक्ट ये गिरोह विदेश से मंगाता था, फिर उसे सदर बाजार के गोदाम में नई लेबलिंग और मैन्युफैक्चरिंग डेट लगा देता था उस पर, जिसके लिए पोर्टेबल प्रिंटिंग मशीन यूज करते थे, जिसमें सॉफ्टवेयर होता है जिससे क्यूआर कोड, बारकोड और डेट चेंज कर सकते हैं। उसके बाद इसको बाजार में बेच दिया करते थे। दिल्ली पुलिस ने एक्सपायर्ड प्रोडक्ट को नया बनाकर बेचने वाले गिरोह के पास से बड़ी मात्रा में सामान जब्त किया है, जिसके बारे में आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। पुलिस ने कुल 4 करोड़ 30 लाख रुपए का एक्सपायर सामान बरामद किया है। इसमें से 14,000 लीटर से ज्यादा के कोल्ड ड्रिंक और जूस शामिल हैं। 6,000 किलो से ज्यादा का चिप्स, बिस्किट, नमकीन, चॉकलेट शामिल है। 23,000 किलो से ज्यादा के केचप, अचार, सॉस, मेयोनीज, विनेगर शामिल है। कुल 43,000 किलो से ज्यादा एक्सपायर्ड फूड प्रोडक्ट बरामद हुआ है। दिल्ली पुलिस भी यह सारा सामान देखकर हैरान रह गई थी। पुलिस ने गिरोह के 7 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है। ये लोग इतनी सफाई से काम करते थे कि कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता कि सामान एक्सपायरी है नहीं। और आप ये सोचिए, ये तो सामान जो जब्त हो गया, इसके पहले इन्होंने कितना सामान, कितना जहर लोगों को खिला दिया होगा, उसका कोई हिसाब है? कैसे लोग हैं ये लोग?